तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, द फेडरलिज्म। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में। क्या हम लोग का इंडिया फेडरलिज्म को करता है, क्या वो फेडरलिज्म है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरलिज्म में क्या अंतर है, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लास्टली हम लोग बात करेंगे थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, एंड देन हम लोग एंड करेंगे इस होनहार चैप्टर को। तो चलो बने रहो मेरे साथ और चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आखिर फेडरलिज्म होता क्या है, मेन मैटर ये उठता है कि देखो, फेडरलिज्म एक टाइप का ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें पावर को डिवाइड कर दिया गया है सेंट्रल और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। ठीक है, यानी कि मान लो फेडरलिज्म एक ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ना जिसमें तुमको पावर जो होते हैं, जिसमें जैसे कि यह बॉडी, ये वाला पावर नहीं, पावर यानी कि कौन कौन सा वर्क करेगा या फिर अलग अलग मैटर में किसका कितना पावर है, वो सब चीज़ एक दूसरे में डिवाइड है। किन दूसरे में? तो सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री के बीच में ये चीज़ डिवाइडेड है। बहुत बढ़िया, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग समझ चुके हैं फेडरलिज्म का आखिर मतलब क्या होता है। पावर को डिवाइड करना किसके बीच में? सेंट्रल और अदर कंस्टिट्यूएंट यूनिट के बीच में। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को सीधे आ जाना है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन रहता है डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग का इंडिया पे, अब देखो तुम, इंडिया में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट हो जाता है और लोकल गवर्नमेंट हो जाता है। तो हम लोग में दो से ज़्यादा गवर्नमेंट है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है। जी हाँ, तो हम लोग क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो, सब यूनिट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सब यूनिट्स है, यानी कि मान लो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अगर कोई भी चना खरीदेगा तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताना पड़ेगा कि भैया मैं चना खरीद रहा हूँ, तुम मुझे परमिशन दो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसके पास अपना पावर रहता है कि उसको क्या चीज़ करना है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है स्टेट गवर्नमेंट, विच इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं तुझे नहीं बताने वाला। ठीक है, ये बात होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंडिया, कनाडा, जर्मनी, नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका, जिसको हम लोग ने अभी तुरंत T20 वर्ल्ड कप में पछाड़ के विश्व कप को उठा लिया है। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्लियर है? बहुत बढ़िया, एकदम भैया क्लियर है सब। अब देखो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चल जाते हैं। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है? तो सेम उसका उल्टा, वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा, यहाँ पे केवल एक होने चाहिए। ठीक है, देयर इज़ ओनली एंड ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे केवल और केवल एक टाइप की गवर्नमेंट होगी। जैसे कि सेंट्रल है तो सेंट्रल ही रहेगी और सबके ऊपर वो डेफिनेटली रूल करेगी। ठीक है, यहाँ पे जो सब यूनिट्स रहेंगे, यानी कि मान लो सब यूनिट्स यहाँ पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिवक्ता रहेंगे जो कि उसके नीचे काम करते हैं, वो लोग सब ऑर्डिनेट रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की। यानी कि वो चना खाएंगे तो वो पूछेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भैया मैं चना खा लूँ, तब अगर वो देंगे इजाज़त तो वो खाएगा, नहीं तो फिर नहीं खाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो पास कर सकता है किसी भी ऑर्डर को टू द प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे इसको पूछना नहीं पड़ेगा किसी से कि मैं रूल पास करूँ, उसका मन करेगा, उसको अच्छा लगेगा तो वो ऑर्डर को पास कर देगा प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। एग्जाम्पल फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया और तुम लोग का सबसे प्यारा देश रसिया हो गया। ठीक है, चलो तो प्यारे दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, इसमें तुम लोग को डाउट रहता है तो आज मैं इसमें डाउट तुम लोग का पूरा क्लियर करा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। चलो ठीक है, तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, चलो ये पढ़ने जा रहे हैं। फीचर ऑफ फेडरलिज्म का पहला पॉइंट कह रहा है कि 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए। 2 और मोर लेवल यानी कि सेंट्रल, स्टेट, लोकल या फिर कोई भी अलग। ठीक है, 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर है, बहुत बढ़िया। दूसरा आ जाओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द
सेम सिटीज़न, यानी कि जितने भी अलग अलग टायर के गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो उसी सिटीज़न को फॉलो करेगा जो कि हम लोग के इंडिया में है। अभी इंडिया को मद्देनज़र रखते हुए चलो, ठीक है। अगर वो तुम्हारा स्टेट है तो वो भी इंडिया के ही लोगों पे अपना सिटीज़न वो भी जो भी चीज़ वर्क करेगा वो करेगा। लोकल है तो वो भी इंडिया के ही सिटीज़न पे अपना करेगा, ये नहीं कि स्टेट उठ के चल गया तुमको पाकिस्तान के तुमको सिटीज़न के ऊपर रूल करने चला गया। जब ऐसे रूल कर लेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब देश हम लोग का इंडिया का है या मैन। चलो अब देखो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ईच टायर हैज़ इट्स अन जुरिस्डिक्शन, यानी कि देखो जाने माने कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके पास एक अपना दायरा है कि वो उसमें रह के कुछ काम करेगा। स्टेट के पास अपना दायरा है, उसमें रह के काम करेगा। लोकल के पास अपना दायरा है, वो उसके अंदर बैठ के काम करेगा, ठीक है। दायरा को ही यहाँ पे सिविक्स की भाषा में जुरिस्डिक्शन कहते हैं, जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तुम लोग को दिमाग में बैठा दे रहा हूँ मैं, एग्जाम में ये सब पॉइंट लिखोगे तो अच्छे से नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो अब किस किस मैटर में, तो जैसे कि लेजिस्लेशन के मैटर में यानी कि लॉज बनाने के, टैक्सेशन के, एडमिनिस्ट्रेशन के, हेल्थ के इशूज़ के लिए, और तुमको एजुकेशन के, मैरिज के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ के एक एरिया होता है जिसमें ये सब काम करेंगे। अच्छा, द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। अच्छा, अपने मन से भैया नहीं, ये सब चीज़ जिनका जो दायरा है ना वो सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम मोटे मोटे अक्षर में लिखा गया है। स्वाहा, बहुत बढ़िया। चलो अब पांचवा क्या कह रहा है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट को मान लो कोई भी सच ये क्या कोई भी डिसीजन को अगर पास करना पड़ेगा तो उसको अपने मन से वो चेंज नहीं कर सकता है। कोई भी रूल को, कोई भी प्रोविज़न को, तो उसको वो चीज़ को चेंज करना है तो उसको बाकी के लेवल से उसको क्या कहते हैं, कंसेंट लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में। अपने मन से यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि ये सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के रिटन में ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। कोई भी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे को राइट टू इक्वालिटी को हटाना है, ठीक है, तो वो चीज़ ऐसे नहीं हटेगा। उसके लिए दोनों लेवल ऑफ द गवर्नमेंट से तुमको बात करना पड़ेगा। अगर वो लोग राज़ी हैं तो होगा, नहीं राज़ी हैं तो नहीं होगा। बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाओ, अगर मान लो कि अगर स्टेट और सेंट्रल के बीच में लड़ाई हो गया, मान लो सेंट्रल कह रहा है कि ये रूल पास करो, स्टेट कह रहा है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तो इसके बीच में अब खड़ा होता है हमारा कोर्ट। कोर्ट क्या करता है, तो कोर्ट के पास पावर होता है, वो इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी कि तुम जो भी अब लड़ाई हुआ है तो उसको कौन सॉल्व करेगा, कोर्ट करेगा, ठीक है। एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो बात आता है कि पैसे का बात आ गया भैया, पैसा पैसा पैसा, ठीक है। तो देखो पैसा का जहाँ तक बात है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू यानी कि जो पैसा होता है फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यानी कि ये तक स्पेसिफाइड है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में कि तुम कहाँ से सोर्स ऑफ रेवेन्यू को ऑक्यूपाई कर सकते हो, कोई भी लेवल वो हो, ठीक है। बात समझ सकते हो तुम। जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, जो भी तुमको पैसा होता है, वो सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल में लिखा गया है कि तुमको कहाँ से पैसे को वसूलना है। जैसे कि टैक्सेशन का मामला हो गया, तुमको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का बात हो गया, तुमको एडमिनिस्ट्रेशन का, एजुकेशन का, ये सब का जितना भी बात हो गया तुम्हारा, ये सब चीज़ तुम्हारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू में आ जाएगा। अब लास्ट तुम लोग को फीचर पढ़ना है जिसका नाम है फेडरलिज्म हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि फेडरलिज्म के दो नियम हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसका मोटो मेन दो है, यानी कि उसको यूनिटी को प्रमोट करना है और उसको डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना है, ठीक है। मतलब क्या कि भैया मेरे सिटीजन जो होते हैं वो सब एक दूसरे में यूनाइट रहे, एक दूसरे में भाई प्रेम रहे, ठीक है। डाइवर्सिटी यानी कि रीजनल डाइवर्सिटी रहे, यहाँ पे कोई धर्म के नाम पे लड़ाई ना कर ले, ठीक है। ये है तुम्हारा पूरा का पूरा फेडरेशन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे तुम लोग का ये भी चीज़ कंप्लीट हो गया, कोई भी डाउट तुम लोग का नहीं होगा। अब हम लोग सीधे आ जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फेडरेशन पे। तो टाइप्स ऑफ फेडरेशन हम लोग को पढ़ना है। उससे पहले एक चीज़ जो अभी ऊपर में मैंने बताया, 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि हु हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। आंसर क्या लिखोगे भैया, कोर्ट। बहुत बढ़िया। चलो टाइप्स ऑफ फेडरेशन अब हम लोग को पढ़ना है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। पहला टाइप है हम लोग का कमिंग टुगेदर फेडरेशन। आखिर में कमिंग टुगेदर यहाँ पे कुछ मिलने वाली बात हो रही है, तो जी हाँ, यहाँ पे
मिलने वाली बात हो रही है। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है वो लोग आपस में मिलकर एक तुमको स्ट्रॉन्ग पावर, अपना पावर को शेयर कर लेते हैं अपने में और एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं, एक बड़ा तुमको कंट्री बना लेते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। बहुत बढ़िया, ठीक है। दिस इंक्रीजेज दिस देयर सिक्योरिटी एंड दे ऑल्सो रिटेन आइडेंटिटी, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं ना कि मान लो अगर कोई तुम अकेला, तुम्हारा देश अगर तुम अकेले हो और तुम्हारे ऊपर कोई लड़ने के लिए आ जाए तो तुम तो फिर हार जाओगे, लेकिन अगर यही तुम ग्रुप में रहोगे तो भाई उसके समझ लो उसको तुम फोड़ सकते हो एकदम, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो लोग आपस में शेयर करके पावर एक बड़ा संगठन बना लिए, एक बड़ा कंट्री बना लिए, ताकि वो लोग अपने सिक्योरिटी को इंक्रीज कर दिए और आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग कर लिए। एग्जाम्पल यूएसए। अब आता है बात सेकंड टाइप्स ऑफ फेडरेशन, ठीक है। तो ये है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। भैया होल्डिंग टुगेदर हाथ पकड़ के ओले ओले नहीं भाई, होल्डिंग टुगेदर हाँ ऐसा ही है लेकिन ऐसा नहीं है, सॉरी चलो मजाक बहुत हो गया। देखो होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है ना कि जो लार्ज सेंट्रल अथॉरिटी होता है वो लोग अपने पावर को होल्ड करके रखते हैं, अपने कंस्टिट्यूएंट यूनिट को होल्ड करके रखते हैं। स्टेट्स आर नॉट अलाउड टू लीव द यूनियन, यानी कि जो स्टेट है, मान लो अब हम लोग इंडिया का ही बात करते हैं तो इंडिया में क्या, अगर मान लो इंडिया एक पूरा कंट्री है, उसमें से अगर मान लो झारखंड को ऐसा मन किया कि भैया मैं इंडिया में नहीं रहूँगा, मुझे अलग कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर यानी कि सब स्टेट आपस में मान लो हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम अलग नहीं होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसका एग्जांपल इंडिया, हाँ भैया इसका एग्जांपल इंडिया है। इंडिया एक ऐसा हम लोग का होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करता है, यानी कि एक लार्ज सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि अपने पावर को शेयर किया हुआ है विथ इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। स्टेट्स आर नॉट अलाउड टू लीव द यूनियन। बहुत बढ़िया। यूनियन यहाँ पे यूनियन को बोला गया यानी कि सेंट्रल को बोला, मतलब पूरा का पूरा कंट्री को बोला गया है, ठीक है। अब तुम देखो, अब यहाँ से तुम जानोगे कि आखिर क्या इंडिया फेडरेशन फॉलो करता है। 5 मार्क्स पे क्वेश्चन आता है, दिमाग खोल के सुनो, मस्ती मजाक एकदम साइड रखो, हम कराते रहेंगे मस्ती मजाक, आराम से सुनते रहो। देखो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल, फेडरल यानी कि फेडरेशन, ठीक है। डिवाइजन ऑफ पावर, स्पेशल स्टेटस टू सम स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। देखो अभी मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, देखो इंडिया फेडरेशन को फॉलो करता है, जी हाँ इंडिया फेडरेशन को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास देखो 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। फीचर पे आ जाओ, एकदम फीचर में एकदम कान खुल के, इंडिया के पास 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जी हाँ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम, तो हाँ सेंट्रल भी उसी को फॉलो करता है, स्टेट भी उसी को फॉलो करता है, वो भी उसी को फॉलो करता है, ठीक है। ईच टायर, हाँ सबके पास एक अलग अलग अपना अपना एक दायरा है, जुरिडिक्शन है कि वो किस में काम क्या करेगा, और ये सब चीज़ का एक लिस्ट बनाया गया है, वो हम लोग को आगे पढ़ना है, जो कि तुम लोग को पेज पे दिख रहा है, बस बस बस, बस एकदम वही पढ़ना है, ठीक है। चलो अब देखो ये सब चीज़ जो भी होता है जहाँ पे भी लिखा रहता है, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी लिखा हुआ है, जो कि पढ़ेंगे अब हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन से सीधे उठा के यहाँ पे का सब्जेक्ट दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो अगर इंडिया में कोई भी लॉज को अगर तुमको पास करना है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन को चेंज करना है, तो तुमको 2/3 तुमको यहाँ पे मेजॉरिटी लोकसभा और राज्यसभा से तुमको लेना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा कोई भी लॉज को पास किया जाएगा। और तुमको मोर देन द ये तुम्हारा जितना भी तुम्हारा मेंबर होता है तुम्हारा राज्य पार्लियामेंट में, उससे तुमको हाँ ही भरनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, तभी तुम्हारा कोई भी पास होगा। तो हाँ भैया 5वां भी सुटेबल कर दिया। अब 6वां है कि कोर्ट्स ऑफ द पावर, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है जो कि यहाँ पर इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। कोई भी लड़ाई उड़ाई होता है तो वो उसको सॉर्ट आउट करती है, और या फिर उसको फटकार भी लगाती है कि तुम भाई तुम ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर होकर काम कर रहे हो, ठीक है। सुने होगे तुम लोग न्यूज़ में कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दहाड़ लगाई, ठीक है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, हाँ भैया अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी से टैक्स ले लेता है, स्टेट गवर्नमेंट अपना पुलिस और ये तुमको क्या कहते हैं ये तुमको जो भी चीज़ रहता है उससे तुमको ले लेता है, तो ये सब चीज़ सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाला भी हो गया। अब फेडरेशन का डुअल ऑब्जेक्टिव, हाँ भैया हम लोग के इंडिया में भी यूनाइटेड को फॉलो किया जाता है और तुमको रीजनल डाइवर्सिटी को भी फॉलो किया जाता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ से तुम लोग का ये भी टॉपिक ख़त्म होता है कि क्या इंडिया फेडरेशन है, तो इसका आंसर तुम लोग देने के लिए कैपेबल हो, हाँ इंडिया फेडरेशन है। क्यों? तो ये तुम लोग बता सकते हो। चलो 3 लिस्ट मेंशन है। अभी देखो कौन कौन सा बात किया गया था कि सबका एक अलग अलग दायरा होता है, वो दायरा को अब हम लोग को पढ़ना है जो कि तुम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड होता है, समझ गए। चलो 3 लिस्ट हम लोग को पढ़ना है, 4 लिस्ट मेजरली हम लोग को 4 लिस्ट पढ़ना है, ठीक है।
देखो पहला आता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेता है। देखो क्या हो रहा है, इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये जो भी तुम्हारा इसमें सब्जेक्ट रहता है ना, वो नेशनल इंपॉर्टेंस को रहता है, यानी कि हर देश के नागरिक को उसकी ज़रूरत है, वो नेशनल लेवल पे रहता है, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस को फॉलो करता है। जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, अरे बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। और इस पे कौन अब कदम उठाता है, तो द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट में जो भी तुम्हारा बात है वो सब चीज़ केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट इस पे लॉज बना सकती है, ठीक है। यूनियन यानी कि हम लोग इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब स्टेट लिस्ट पर आ जाओ। स्टेट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट टू द डेली लाइफ इंपॉर्टेंस, यानी कि हम लोग के डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है ना, उस चीज़ को लेके जो लॉज बनाया जाता है वो सब स्टेट लिस्ट में मेंशन है। कौन कौन से, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और इरिगेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब पे कौन लॉस बनाता है, तो द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉस, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉस बना सकता है। किस किस में, तो जो भी तुम्हारे डेली डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस रहता है, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे सब्जेक्ट पे, तीसरे लिस्ट पे मान लो, जिसका नाम है कॉनकरेंट लिस्ट, ठीक है। कॉनकरेंट चलो कॉनकरेंट लिस्ट पढ़ते हैं। तो इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ। देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें तुम्हारे दोनों का कॉमन इंटरेस्ट रहता है, यानी कि मान लो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और जो ये तुमको स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों का कोई कॉमन इंटरेस्ट है, तो उसको लेके जो भी तुम्हारा लॉस बनाना रहेगा वो सब चीज़ ये दोनों मिलके बनाते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, एजुकेशन में कोई चेंजेस लाना है, फॉरेस्ट हो सकता है, चेंजेस उसमें लाना है, मैरिज में, एडॉप्शन में, ट्रेड यूनियन में और सक्सेशन में, ठीक है। ये सब चीज़ है, समझ गए, ये सब चीज़ लिस्ट होता है इसमें। अब बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में यूनियन भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉज बना सकते हैं। अच्छा मान लो अगर ऐसा हो गया कि यूनियन गवर्नमेंट कह रहा है कि ये लॉज इसमें चेंज कर दो और स्टेट कह रहा है कि इसमें ये लॉज चेंज कर दो, यानी कि दूसरा कह रहा है दोनों, तो अब क्या होगा, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को का जो लॉ बनाया गया है उसको ज़्यादा दर्जा दिया जाएगा और उसको पास किया जाएगा। अरे बड़ा झोल है रे, यहाँ पे बड़ा झोल है, ठीक है। चलो समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अब लास्ट हम लोग को पढ़ना है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, ठीक है। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट जो इन सब लिस्ट में नहीं पाया जाता है, जैसे कि जो चीज़ अभी नया नया आया है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि नया नया रिटर्न हो रहा है, वो सब चीज़, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये सब चीज़ तुम्हारे किस में आ जाएगा, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में आ जाएगा। और इस पर कौन लॉस बनाएगी, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉस बनाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, तुम लोग का ये भी खत्म हो चुका है। तो एकदम तुम लोग का सब चीज़ एकदम क्लियर करते हुए चलूँगा, फेडरेशन को एकदम फोड़ दूंगा। चलो आगे देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्पेशल पावर्स और स्टेटस दिया गया है कुछ स्टेट्स को, जो हम लोग के इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। देखो क्या है ना कि इसमें बहुत सारे हम लोग के इंडिया में ऐसे स्टेट्स हैं जिनको कुछ उच्च दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। जैसे कि वो हो गया जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, तुमको आसाम हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ये सब कुछ स्पेशल पावर को एंजॉय करती है, ठीक है। देखो आर्टिकल 371 के तहत जो भी तुम्हारा हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस होता है, जो सोशली तुम्हारा हिस्टोरिकली जो तुम्हारा ग्रांटेड रहता है, यानी कि बहुत पुराना उस पर कुछ ऐसा हिस्ट्री है, तो उस जगह को 371 में डाल दिया जाता है, जिसके तहत कोई भी अगर कोई भी इंडियंस है जो कि परमानेंट रेसिडेंट नहीं है उस जगह का, अगर वो उस जगह पे कोई भी लैंड को बाय करता है या फिर हाउस खरीदता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा और वो जगह वो चीज़ नहीं खरीद सकता है, ठीक है। समझ गए बात को। दिस इज़ डन टू प्रोटेक्ट लैंड राइट, या इसको इसलिए किया गया है ताकि वहाँ के लैंड राइट को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। लोकल पीपल के जो भी तुम्हारे लैंड है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयड जो भी तुम्हारे हैं उस जगह को छेड़छाड़ नहीं किया जाए, ये मेन मान्यता होता है इसका, ठीक है। समझ गए। स्पेशल पावर टू स्पेशल सम स्टेट, सबसे ज़्यादा पावर हम लोग के स्टेट में कहाँ है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर के पास, ठीक है। अब देखो यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में हम लोग को थोड़ा पढ़ना है, तो इसको देख लो, थोड़ा सा एक नज़र मार लो। देखो यूनियन टेरिटरीज़ ऐसे यूनिट्स होते हैं ना जो कि इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर, जिसके पास बहुत ही कम पावर होता है, जिसके पास सबसे कम पावर होता है, ठीक है।
दीज आर एरियाज़, देखो ये ऐसे एरियाज़ होते हैं ना जो कि इतने छोटे हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन पाए और इतने बड़े भी नहीं है कि किसी दूसरे के साथ वो मर्ज हो पाए। ठीक है, समझ गए बात को। अब देखो ये एरिया जैसे कि हो गया चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, या फिर कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, तो ये सब यूनियन टेरिटरीज़ में आते हैं। ठीक है, चलो ये तुम लोग का क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं। चलो तो देखो ये क्या कह रहा है, पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। देखो वही चीज़ हो गया कि इसमें यही बोला गया कि ये इजी नहीं है, क्योंकि चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को अगर कोई भी चीज़ चेंज करना पड़ेगा तो ये इजी नहीं होता है। ठीक है, अगर उसको चेंज करना पड़ेगा तो हम लोग को उसको बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा से पास करना पड़ेगा एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से। ठीक है, और ये तुमको और टोटल जो तुम्हारा स्टेट होता है उसका हाफ एटलीस्ट तुमको उसको मनवाना पड़ेगा, यानी कि पार्लियामेंट में जितना हाफ होता है उसको तुमको मनवाना पड़ेगा। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है, तो जुडिशरी एक मेजर रोल प्ले करता है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि अगर कोई भी तुमको डिस्प्यूट हो जाता है डिवीज़न ऑफ पावर में, तब उस पर कौन आता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीज़न लेता है। ठीक है, चलो यही था, अब आगे देखते हैं। तो चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ठीक है, देखो लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होता है, देखो स्टेट्स जो क्रिएटेड हो गए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। देखो बेसिकली सुनो, जो फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड हुआ हम लोग के इंडिया में ना, तो वो जब शुरुआत में हो रहा था ना, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो उसके बाद जो स्टेट्स हैं ना, वो लोग ये सरकार से डिमांड कर रहे थे कि आखिर हम लोग के जो स्टेट्स हैं उन लोग को लैंग्वेज के आधार पर बांट दो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि अगर मैंने ऐसा किया तब फिर इन लोग के यूनाइटी के बीच में दरार आ जाएगी, यानी कि ये लोग का एकता भंग हो जाएगा कहीं। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये लोग एकदम बोलने लगे, तब गवर्नमेंट को जो स्टेट्स थे उसको लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट करना ही पड़ा, और ये करने के बाद भी हम लोग के इकोनॉमिक को फ़ायदा ही हुआ, और हम लोग के इंडिया में कोई भी ऐसा यूनाइटी को लेके कोई भी चीज़ नहीं हुआ जिससे हम लोग का इकोनॉमिक डेवलप ही किया। ठीक है, चलो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक एड व फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो बनाए गए, लैंग्वेज के आधार पर जो क्षेत्र बनाए गए, जो स्टेट बनाए गए, वो चीज़ हम लोग के इतिहास में फर्स्ट बार हुआ था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, जब हम लोग का इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया के बाद। तो 1947 से 2017, 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, और 2017 तक मेनी ओल्ड स्टेट्स, जो भी पुराने स्टेट थे वो वैनिश्ड हो गए थे, और उसके बदले में न्यू स्टेट्स को क्रिएट किया गया था हम लोग के इसमें। ठीक है, तो जो पुपिल लोग बोल रहे थे कि मुझे इस लैंग्वेज पे करना था, तो वो लैंग्वेज पे दे दिया गया था कि तुम लोग अपने स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पे डिवाइड कर दो। ठीक है, समझे, तो यही चीज़ हो गया तुमको। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कुछ स्टेटेड बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे नहीं हुए बट कल्चर के आधार पर हो गए। ठीक है, तो जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, बिहार में क्या हो गया, बिहार में भोजपुरी लोग बोलता है, तो भोजपुरी के आधार पे एक पूरा कल्चर रिलेटेड तुमको हो गया। फिर तुमको तमिलनाडु में चल जाओगे तो तमिल भाषा बोलता है, तुमको केरला में चल जाओगे, चेन्नई में चल जाओगे तो वहाँ पे सब लोग एक भाषा, महाराष्ट्र हो गया। तो देखो अब हम लोग को पढ़ना है लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, ये तो समझ गए कि हम लोग के स्टेट्स जो होते हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हुए थे, ये बात समझ गए तुम लोग, जो कि अभी तुम लोग रियल एक्सपीरियंस भी करते होगे, देखे भी होगे। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, उसी में ही है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस में ही है। तो लैंग्वेज पॉलिसी कैसे, तो देखो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। ठीक है, और जो हिंदी है हमारा, वो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा उसको दिया गया है। नेशनल अलग है, ऑफिशियल अलग है। ठीक है, तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए दिया गया क्योंकि हम लोग के इंडिया में 40% लोग का मदर टंग ही है हिंदी, यानी कि 40% लोग हिंदी बोलते हैं हम लोग के इंडिया में। ठीक है, अब देखो अलॉन्ग विथ हिंदी देयर आर 21, देखो हम लोग के इंडिया में ना 21 मोर लैंग्वेज हैं जो कि जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 21 और भाषा भी है जिसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। समझ गए बात को, शेड्यूल्ड लैंग्वेज यानी कि उनका भी एक अलग महत्व है। अब देखो इंग्लिश जो होता है ना, इंग्लिश को यूज़ किया गया था ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, यानी कि जो भी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए तुम लोग को बातचीत करना है, कोई भी रिलेटेड प्रोग्राम हो गया, वो सब चीज़ को इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया। ठीक है, अब देखो कोई भी अगर एग्जामिनेशन का कैंडिडेट है, वो सबको तुमको कितने 22 लैंग्वेज की सुविधा है कि तुम 22 लैंग्वेज में तुम दे सकते हो अपना एग्ज़ाम। ठीक है, 21 या 22 दो हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ था। चलो अब आगे देखते हैं। तो चलो अब हम लोग को पढ़ना है कि स्टेट और सेंट्रल का रिलेशन कैसा है।
तो देखो बहुत पुराने समय की बात है आ जाओ कहानी में, कि एक ही पार्टी रूल करता था सेंटर में, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट, सब स्टेट पर एक ही सेंट्रल रूल करता था पहले, जिसका नाम था कांग्रेस, शायद कांग्रेस था। तो वो क्या करता था कि जो अलग अलग पार्टीज थे ना उसके ऊपर वो प्रेशर करता था, और जो भी वो सारा रूल्स अकेले बनाता था, ठीक है। और अगर कोई भी स्टेट लेवल पे अगर कोई भी चीज़ पार्टी आ जाती है, मान लो जो लोकल पार्टी जब आना स्टार्ट हुई थी, तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, जो कि जैसे कि कांग्रेस ही होगा शायद, तो वो उन सबको हटाने लगा था, मतलब उन लोग को डिसमिस कर दे रहा था, ठीक है। बट कुछ समय के बाद आफ्टर 1990s कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, जो कि तुम लोग अभी भी जानते हो, कोलिशन गवर्नमेंट जो कि बहुत दिन तक चला था हम लोग के हिस्ट्री में। तो कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि एक गवर्नमेंट जो फॉर्म्ड हो गया था बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तब जाके जो भी तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट था उसको दिक्कत हो गया, ताकि वो गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। यही था तुम्हारा सेंट्रल और स्टेट रिलेशन। एक बार और बता देता हूँ कि एक ही पार्टी था शुरुआत में, जो कि तुम्हारा जितना भी लोकल लेवल पे अगर कोई भी तुम्हारा गवर्नमेंट आ रहा था तो उसको डिसमिस कर देने का पावर था उसके पास, और कर भी देता था, ताकि वो अपना पावर को एब्सोल्यूट रख सके, ठीक है। बट व्हेन कोलिशन गवर्नमेंट इज परफॉर्म्ड देन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया। इसी के साथ अब हम लोग आ जा रहे हैं थोड़ा सा और नज़दीक एंडिंग करने के लिए। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सुनोगे तो बस इतना समझ लेना कि सेंट्रल और स्टेट से पावर लेके किसी थर्ड गवर्नमेंट को तुम पावर दे रहे हो, ठीक है। स्टेट्स इन इंडिया आर लार्जर देन मेनी यूरोपियन कंट्रीज, थस देयर इज़ ए नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन द कंट्री। थर्ड थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, आई लोकल गवर्नमेंट। अभी तक हम लोग तो सेंट्रल और स्टेट ही का बात कर रहे थे, तो अब शुरुआत होने जा रहा है थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि पावर को सेंट्रल और स्टेट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे देना, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। द बेसिक आइडियाज बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि लोकल लैंग्वेज को भी पावर मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोकल पीपल रहते हैं उन लोग को भी बेटर नॉलेज है कि आखिर उन लोग के लोकेलिटी में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तब फिर वो लोग वोट नहीं देंगे सरकार को, तब सरकार फिर से गिर जाएगी। जो लोकल आदमी होता है ना, उन लोग के पास बेटर आइडियाज़ होता है कि आखिर पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ स्पेंड करना है, ताकि लोकेलिटी भी इंक्रीज़ हो जाए और लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दिया गया है सेंट्रल और स्टेट से लेकर के। इट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। चलो अब देखो आखिर डिसेंट्रलाइजेशन में देखो क्या हो रहा था ना, कि शुरुआत में डिसेंट्रलाइजेशन बस बोला जा रहा था, ठीक है, कुछ उसके ऊपर कदम नहीं उठाया जा रहा था। लेकिन 1992 में जाके कुछ कदम उठाए गए डिसेंट्रलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या क्या किया गया? तो लोकल बॉडीज़ पे रेगुलर इलेक्शन को स्टैंड कर दिया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया कि लोकल बॉडीज़ का भी इलेक्शन होगा रेगुलरली। ये समझ गए? अब देखो सीट्स को रिज़र्व कर दिया गया लोकल गवर्नमेंट में SC ST और OBC के लिए। चलो बहुत बढ़िया। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि 1/3 जो भी पोजीशन था हर चीज़ में वो सब चीज़ वुमेन के लिए रिज़र्व कर दिया गया। अब और क्या? स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बिन क्रिएटेड इन ईच स्टेट, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन था वो हर स्टेट में इस्टेब्लिश कर दिया गया, क्रिएटेड कर दिया गया, ताकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर में चल सके। लोकल गवर्नमेंट का बात हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल का बात हो। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट था ना उसको कुछ पावर्स को और कुछ पैसे को, रेवेन्यू को उसको शेयर करना पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ, ठीक है। बात समझ गए? इतना ही था तुम्हारा मेजर स्टेप्स था। अब तुमको कुछ अब आगे जाना है कि लोकल गवर्नमेंट को और क्या क्या नाम से कहाँ पे क्या बुलाया जाता है, उसके इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, ठीक है। चलो एक बार रिकैप कर देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया था कि रेगुलर इलेक्शन होगा तुम्हारे लोकल बॉडीज़ का। फिर तुमको SC ST OBC को ये तुमको सीट्स रिजर्व कर दिया गया था लोकल गवर्नमेंट में। लोकल जो गवर्नमेंट है उसमें से 1/3 ऑफ द ऑल पोजीशन ऑफ फॉर वुमेन डिक्लेयर कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को सेटअप कर दिया गया हर स्टेट में, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट के पास रिक्वायर्ड कर दिया गया कि उसको अपना शेयर करना है पावर को और रेवेन्यू को विथ लोकल बॉडीज़, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे देखते हैं।
चलो अब हम लोग को पढ़ना है कि जो भी लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड तुम्हारे टर्म्स है उसको हम लोग को पढ़ना है कि देखो ग्रामीण क्षेत्र में लोकल गवर्नमेंट को ना पंचायती राज बोला जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ तुमको ब्रीफली याद होना चाहिए जनरल के लिए। ठीक है, तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज बोला जाता है। तो जिसको पंचायती राज या फिर ग्राम पंचायत भी बोला जाता है। ठीक है, ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज हैज़ ए ग्राम पंचायत, इट कंसिस्ट ऑफ। अच्छा देखो, ग्राम पंचायत जो हो गया उसका तुम्हारा कौन सा हेड हो जाएगा, कौन हेड हो जाएगा, तो सरपंच हो जाएगा या फिर पंच हो जाएगा, जिसको प्रेसिडेंट इंग्लिश में कह सकते हो। ठीक है, अब जो ग्राम पंचायत हो गया वो सब ग्रुप टुगेदर यानी कि एक साथ मिलके पंचायत समिति का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको पंचायत ब्लॉक या पंचायत मंडल भी कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक समिति, ये सब चीज़ बोला जाता है। ठीक है, पंचायत समिति अभी समझो, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत सब मिलके पंचायत समिति का फॉर्मेशन कर दिए। ठीक है, और इसको कौन इलेक्ट किया था, तो मेंबर ऑफ पंचायत। ठीक है, पंचायत मेंबर से इसको इलेक्ट किए थे। पंचायत समिति अब बन गया था। अब जो पंचायत समिति थी वो लोग एक डिस्ट्रिक्ट के टुगेदर मिलके जिला परिषद बना दिए। ठीक है, याद समझ गए। देखो क्या हुआ कि जो सबसे पहले ग्राम पंचायत होता था जिसका हेड होता था सरपंच, अब ग्राम पंचायत जो वो सब मिलके पंचायत समिति बनाया, पंचायत समिति सब मिला के जिला परिषद बनाया। ठीक है, जिला परिषद बना दिया, और जो एमपीज़ और एमएलएस थे वो डिस्ट्रिक्ट का वही सबके पॉलिटिकल हेड बने जिला परिषद के। अब आ जाओ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो देखो अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो बिग सिटीज़ है, तो अर्बन यानी कि ग्रामीण नहीं, यहाँ पे तुमको शहरी क्षेत्र में आ जाओ। तो जो बिग सिटीज़ होते हैं ना वो सब कंस्टिट्यूएंट होके बनाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है जिसका हेड होता है मेयर। ठीक है, पूछेगा हु इज़ द मेयर, हु इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो लिखोगे मेयर। ठीक है, टाउन्स आर कंस्टिट्यूएंटेड इनटू म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल चेयरमैन इज द पॉलिटिकल। देखो जो तुम्हारे ये हो गया, तुमका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ये सब एकजुट मिल करके क्या बनाते हैं, म्यूनिसिपैलिटी बनाते हैं। म्यूनिसिपैलिटी का नाम सुने हो। ठीक है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलके म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाता है जिसका हेड होता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। ठीक है, याद है। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी तक क्या पढ़े, तो रूरल गवर्नमेंट में क्या हो रहा था, तो पंचायत, जिसको पंचायती राज भी कहा जाता है, तो वहाँ पे ग्राम पंचायत थे। ग्राम पंचायत का जो हेड था उसका नाम था तुमको सरपंच। ठीक है, सरपंच है। तो ग्राम पंचायत सब एकजुट मिलकर के बनाए तुमको पंचायती समिति। पंचायत समिति में तुमको इलेक्ट किया था पंचायत मेंबर्स जो भी तुम्हारे थे। फिर पंचायत समिति सब मिलकर बना दिया जिला परिषद जिसके हेड एमपी और एमएलएस बनाया गया। ठीक है, ये तो बात रहा तुम्हारा रूरल गवर्नमेंट का, रूरल लोकल गवर्नमेंट का। अब आ जाओ अर्बन लोकल गवर्नमेंट में क्या हुआ था, तो वहाँ पे थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसका हेड था मेयर। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सब मिलके म्यूनिसिपैलिटीज़ बना दिया गया जिसका हेड था म्यूनिसिपल चेयरमैन। ठीक है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो कि तुम्हारा पॉलिटिकल हेड था इसका। इसी के साथ तुम लोग का चैप्टर हो चुका है पूरा का पूरा ख़त्म। मैं भी थक चुका हूँ, मम्मी बुला रही है उधर काम करने के लिए। ठीक है, चलो बाय बाय। ये चैप्टर तुम लोग का हो चुका है पूरा का पूरा खल्लास टाटा। और अब तुम लोग को इसमें कोई भी चीज़ समस्या रहे तो कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक इस वीडियो को लाइक करो, जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हो उतना लाइक कर दो। अगर इस चैनल को तुम लोग 10K कह रहे हैं, सॉरी मैं तो भूल गया, अभी तुरंत बनाया हूँ। इस वीडियो पे अगर तुमने 10K फिर से 10K इस वीडियो पे अगर तुम लोग 20 लाइक्स भी पहुंचा देते हो तो इस पूरे के पूरे तुम्हारे लेक्चर का नाम हो जाएगा बहन की पढ़ाई। ठीक है, तो चलो इस चैनल को तुम लोग का काम है बहन की पढ़ाई बनाना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।